नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है, इसका 52वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कल्टिवेशन ऑफ चिकपी के बारे में। चिकपी जिसको हम चना बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको ग्राम भी बोला जाता है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं चिकपी को किस किस नाम से जाना जाता है। तो चिकपी को चिकपी के नाम से जाना जाता है, बंगाल ग्राम के नाम से जाना जाता है और ग्राम भी कहते हैं। इसी को चना कहते हैं। ये काबुली चना होता है और ये हरा चना या भूरा चना इसको कहते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सिसर एरेटिनम। जो आपका ये भूरा वाला चना होता है, ब्राउन वाला, इसको कहते हैं सिसर एरेटिनम। और ये जो मोटा वाला चना होता है जिसको छोला चना बोलते हैं, ये होता है सिसर काबुलम। तो सिसर एरेटिनम इसका नाम है और सिसर काबुलम इसका नाम है। ग्राम इज ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड नियासिन। आपका जो ग्राम यानी कि चना है, इसके अंदर कैल्शियम, आयरन और नियासिन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यूज एज ए ब्लड प्योरीफायर, इसको ब्लड प्योरीफायर के रूप में भी यूज किया जाता है। कैसे? जब इसको हम जर्मिनेट करके सुबह सुबह खाते हैं चना, अगर सुबह सुबह हम अगर भिगाया अंकुरित चना अगर हम चबाते हैं, खाते हैं सुबह सुबह, तो उससे हमारे जो बॉडी में ब्लड होता है वो प्योरीफाई होता है। और साथ साथ में ये इसके अंदर प्रोटीन भी काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो हमारी बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी सही हो जाती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है और ब्लड प्योरीफाई होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो कुछ चमड़े से रिलेटेड, जैसे मुंह में जो दाग धब्बे होते हैं, इससे भी कुछ कुछ निजात मिलता है। उसके बाद इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम इन द वर्ल्ड, शेयरिंग 65% एरिया एंड 70% ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन। क्योंकि इंडिया की ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, और जो वेजिटेरियन आदमी होता है उसकी एक प्रॉब्लम होती है, वो अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए या तो दूध या पनीर और मशरूम पर निर्भर हो सकता है, या तो फिर अल्टीमेटली जो चीपेस्ट सोर्स मिलता है, बचता है, वो है दाल। तो दाल पर वो निर्भर हो सकता है। तो इसमें जो ग्राम की दाल है यानी कि जो चने की दाल है, इस पे इंडिया काफी ज्यादा निर्भर करता है। चने की दाल और दूसरी दाल कौन सी? अरहर की दाल। तो इन दोनों दालों में ज्यादा कंजम्पशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चना और अरहर को कंज्यूम करती है। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नॉन वेज भी खा सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं वो नहीं खाते हैं। तो इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में अगर हम पल्सेस के कंजम्पशन की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें या इंपोर्ट की बात करें, तो सबसे ज्यादा इंडिया ही करता है। ये प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा करता है, कंज्यूम में सबसे ज्यादा करता है, और इतना ज्यादा कंज्यूम करता है कि जितना ये प्रोड्यूस करता है उतना इसके लिए सफिशिएंट नहीं रहता है। तो ये इंपोर्ट भी करता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टर भी सबसे बड़ा है। अगर हम ग्राम की बात करें तो 65% एरिया, पूरी दुनिया का 65% एरिया कल्टिवेशन खाली ग्राम का इंडिया में ही होता है, जिसमें लगभग 70% टोटल प्रोडक्शन हम ले लेते हैं। पूरे दुनिया में अगर 100 किलोग्राम चना उगल रहा है तो उसमें से 70 किलोग्राम चना आपका खाली इंडिया से ही प्रोड्यूस किया जाएगा। मेजर पल्स क्रॉप इन इंडिया एंड शेयर लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन एमंग द पल्सेस क्रॉप इन द कंट्री फॉलोड बाय पिजन पी। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया में, तो सबसे ज्यादा जो ग्रो की जाने वाली पल्सेस क्रॉप है, दलहनी फसल है, वो आपका है ग्राम यानी कि चना। दूसरे नंबर पर कौन आता है? पिजन पी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरहर बोलते हैं। तो पहले नंबर पर आता है चना और दूसरे नंबर पर आता है अरहर। समझ गए? पहले और दूसरे नंबर पर ये चना और अरहर आते हैं प्रोडक्शन के मामले में। समझ गए? मोस्ट ऑफ लेगुमिनस फुलफिल देयर 95% नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट थ्रू रूट नोड्यूल्स सिम्बायोसिस। इसके जो लेगुमिनस क्रॉप होती हैं, इनके रूट्स में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम, जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके इसके रूट में ही स्थिर कर देता है, जिसको पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रूट के माध्यम से। इसी वजह से जो 70% जो लेग्यूमिनस क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन के लिए, वो पूरा कर देता है राइजोबियम। बाकी जो 25% होता है वो हमको एज ए फर्टिलाइजर या उसके साथ साथ सॉइल में हमको देना पड़ता है, या सॉइल में पहले से होता है।
इसी वजह से यह रिकमेंड किया जाता है कि 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर अगर आप लेगुमिनस की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन इनफ होता है, इतना पर्याप्त होता है। अगर हम ओरिजिन प्लेस की बात करें तो हमारा जो ग्राम है इसका ओरिजिन प्लेस अफगानिस्तान माना जाता है, कहीं कहीं पर पर्सिया भी लिखा होता है। बात एक ही है, अफगानिस्तान अगर बोलेंगे तो एक सीधी कंट्री हो जाएगी, अगर पर्सिया बात करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया हो जाता है, इस वजह से। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो ग्राम की क्रॉप है इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, जिसे मैंने बताया, एक देसी या ब्राउन ग्राम होता है जिसको ये भूरा चना बोलते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सीसर एरेटिनम। इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 14 और 16 दो तरीके से पाया जाता है। 14 क्रोमोसोम नंबर भी होता है और 16 भी क्रोमोसोम नंबर होता है। ये ज़्यादातर इंडिया में ही कल्टीवेट किया जाता है। इट इज मोस्टली वाइडली कल्टीवेटेड इन इंडिया। इट हैज़ गुड ब्रांचिंग हैबिट। इसके अंदर ब्रांचिंग की एक अच्छी हैबिट पाई जाती है, मतलब कि इसमें ब्रांचिंग बहुत अच्छी होती है। जब हम इस ग्राम को ग्रो करते हैं तो इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। येलो टू डार्क ब्राउन ग्रीन कलर इसका होता है। क्या? येलो टू डार्क ब्राउन कलर का होता है। देखो स्टार्टिंग में जब इसकी फली लगती है तो फली इसकी ग्रीन कलर की होती है, बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द ग्रीन कलर कन्वर्टेड इनटू येलो टू ब्राउन डार्क ब्राउन कलर। ठीक, पहले ये हरा कलर का होता है, बाद में फिर ये येलो या डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। सीड आर स्मॉल साइज। अगर काबुली चने के इसको कंपेयर करें तो ये छोटा होता है, इसके दाने काफी छोटे होते हैं, इसका साइज सीड का जो छोटा होता है। कॉस्मोपॉलिटेशन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटेशन इन नेचर का मतलब होता है कि ये जो आपका चना है ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री के द्वारा डेवलप हुआ है, मतलब नेचुरली ये ढेर सारी कंट्रियों में अलग अलग तरीके के, एक समय पहले ढेर सारी कंट्रीज में अलग अलग तरीके के ग्राम ग्रो होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनमें नेचुरल इतना पॉलिनेशन हुआ कि धीरे धीरे वो कन्वर्ट होते होते इस टाइप का वो आज हो गया है। अगर टेस्ट वेट की बात करें तो ये जो आपका देसी चना होता है या ब्राउन ग्राम होता है, इसका जो टेस्ट वेट होता है ये 140 से 200 ग्राम का होता है, यानी कि 140 से 200 ग्राम इसके 1000 सीड का वजन होता है। फिर जो दूसरे टाइप का है मैंने बताया काबुली, जिसको हम वाइट ग्राम भी बोलते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम होता है सीसर काबुलम। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 16 पाए जाते हैं, जबकि जो ब्राउन ग्राम होता है उसमें 14 और 16 दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इसमें केवल 16 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। इट हैज़ बोल्ड अट्रैक्टिव वाइट सीड, मतलब इसका सीड जो होता है वो ब्राउन वाले की अपेक्षा बड़ा होता है और सफ़ेद कलर का होता है। प्लांट आर टालर, इसका जो प्लांट होता है वो ब्राउन की अपेक्षा बड़ा होता है। इसका जो टेस्ट वेट होता है वो लगभग 340 से 375 ग्राम के आसपास होता है। टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन। ठीक, तो यानी कि ये जो व्हाइट वाला ग्राम आपका है इसके 1000 दाने का वजन लगभग 340 से 375 ग्राम के आसपास होता है। इट इज़ पुअर यील्डर एज कम्पेयर टू देसी ग्राम। देसी ग्राम से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर में वो कम होता है। जो देसी चना होता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, काबुली चने का प्रोडक्शन कम होता है। अगर बॉटनी की बात करें तो इसकी जो फैमिली होती है फेवेसी या लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी नया नाम है, फेवेसी जो है इसी लेगुमिनेसी का पुराना नाम है। इसकी सब फैमिली की अगर हम बात करें पेपलियोनेसी इसकी क्या है, सब फैमिली है। इसके अंदर जो सावर टेस्ट होता है, जो खट्टापन होता है इसकी पत्तियों में, आप कभी अगर ग्राम की पत्ती खाए होंगे तो उसका साग भी बनता है, चने की पत्तियों का साग बनता है, तो अगर आप लोगों ने उसको खाया होगा या वैसे ही अगर कच्ची वो हरी पत्तियाँ उसकी कुपट कर ऐसे खाओ तो वो हल्का हल्का क्या लगता है, हल्का हल्का खट्टा लगता है। तो खट्टा क्यों होता है? वो मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होता है, जिसमें जो मैलिक एसिड होता है वो लगभग 90 to 96% होता है और जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो लगभग 4 to 10% के आसपास होता है। समझ गए? अबाउट 4 to 10 किलोग्राम ऑफ दीज एसिड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 हेक्टेयर क्रॉप। अगर 1 हेक्टेयर आपने क्रॉप ग्रो की है इस ग्राम की, तो ग्राम में अगर हम एसिड निकालना चाहें तो इसके पत्तियों से हम 1 हेक्टेयर में 4 से 10 किलोग्राम नेचुरल एसिड निकाल सकते हैं। समझ गए? इसी एसिड को फिर बाद में चीज़ों को खट्टा करने में यूज किया जाता है। जो चीज़ें हम खाते हैं खट्टी चीज़ें, उसको खट्टा करने के लिए अगर नेचुरल एसिड चाहिए तो वैसे बनाते हैं, बाकी आर्टिफिशियल एसिड तो लैब में लोग बना ही लेते हैं। टैप रूट सिस्टम होता है,
जितने भी लेगुमिनस क्रॉप्स हैं, बात समझना ध्यान से, जितने भी दलहनीय फसल हैं उनके अंदर जो रूटिंग सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। एक रूट उसमें से मोटी सी होती है, फिर उसके बाद नीचे जाके ढेर सारी सेमिनल रूट्स निकली रहती हैं। देखो ये ढेर सारी सेकेंडरी रूट्स निकली रहती हैं। एक रूट ये जो बीच वाला है सबसे मेन होता है। ये तो होता है टैप रूट सिस्टम। एक होता है जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, जो हमारा ग्रेमनी वाली क्रॉप्स में पाया जाता है, जो ग्रेमनी फैमिली की हैं वहाँ पे पाया जाता है, पोएसी फैमिली में पाया जाता है, यानी कि धान, गेहूँ, गन्ना इन सब में पाया जाता है, उसको फाइब्रस बोलते हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल जहाँ से तना निकला होता है वहीं से ढेर सारी जड़ें निकली होती हैं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि व्हिच इज़ द मेन रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स, ठीक, या एनी प्लांट्स, मतलब किसी प्लांट की जो मेन रूट है उसको हम पता नहीं कर पाते, तो उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। टैप रूट में मेन रूट का पता होता है। तो जो आपका ग्राम होता है इसके अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। क्लॉडियन रफ सीड बेड अगर हो, यानी कि अगर उसमें ढेर सारा ढेला हो, इस टाइप का अगर सीड हो, सीड बेड हो, यानी कि खेत हो, तो इस खेत में आपकी जो ग्राम की क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो जाती है। अगर भुरभुरी मिट्टी है तो ऐसा माना जाता है कि जो भुरभुरी मिट्टी होती है, यानी कि बहुत अच्छी मिट्टी होती है, वो मिट्टी ग्राम के कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि अगर भुरभुरी मिट्टी होगी तो हल्का सा पानी पड़ने के बाद वो काफ़ी हार्ड हो जाएगी और उसमें पेनिट्रेशन नहीं होगा, जो रूट का पेनिट्रेशन है वो बहुत अंदर तक नहीं जाएगा। और इसकी टैप रूट सिस्टम होता है, डीप रूटेड होता है, काफ़ी नीचे तक इसकी जड़ें जाती हैं, तो इस वजह से इसको रिक्वायरमेंट होती है एक क्लॉडी, यानी जिस खेत में ढेर सारा ढेला हो और रफ सीड बेड हो, मतलब बहुत अच्छे से तैयार नहीं किया गया हो, एक आध बार ऐसे जुताई उताई करके ऐसे उसमें सोइंग कर दो। हाँ, बस एक चीज़ देखना कि इसमें अगर वीड होगा, आपके फील्ड में अगर खरपतवार होगा तो वो काफ़ी नुकसान करेगा। इट रिक्वायर टू प्रोवाइड एडिक्वेट एरेशन ऑफ प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड बिकॉज ग्राम इज हाईली सेंसिटिव टू सॉइल एरेशन। मैंने बता दिया कि अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, उसमें भुरभुरी मिट्टी होगी, तो बाद में वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, जिससे एयर नहीं जा पाएगा इसके रूट में, तो प्रोडक्शन इसका घट जाएगा, क्योंकि इसके रूट को प्रॉपर एरेशन चाहिए होता है। अगर हम बात करें तो ये होता है जो आपका ग्राम का क्रॉप है, ये C3 प्लांट होता है। और फोटोसिंथेटिक, अगर हम फोटो पीरियोडिक टेबल पे बात करें तो ये एक लॉन्ग डे प्लांट होता है, यानी कि इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो गर्मी के आसपास में होती है। जितने भी लॉन्ग डे प्लांट हैं, जहाँ तक अभी मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने किसी बुक में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, लॉन्ग डे प्लांट वही प्लांट होते हैं जो जिनकी फ्लावरिंग जो होती है वो गर्मी के समय में होती है, समझ गए। तो गर्मी के समय पर जिन प्लांट्स की फ्लावरिंग होती है उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, और जिनकी ठंडी के समय में, विंटर के सीजन में होती है फ्लावरिंग, उनको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। देखो, मैं अभी दावा नहीं कर रहा हूँ, मैंने जितना पढ़ा है मैंने उतने की बेसिस पर बताया, क्योंकि मैंने बुक में नहीं पढ़ा है, नहीं तो बाद में फिर डंडा लेकर खड़े हो जाओ, सर जी आप तो ऐसा बता रहे थे। मैंने जितना पढ़ा है लगभग मुझे हर क्रॉप में इसी टाइप का लगा कि जो गर्मी में आता है वो लॉन्ग डे होता है, जिसकी फ्लावरिंग गर्मी में होती है वो लॉन्ग डे होता है, और जिसकी फ्लावरिंग ठंडी में होता है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है। ऐसा मैंने देखा है। ग्राम इज हाईली ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट एट फ्लावरिंग स्टेज। जो ग्राम होता है वो फ्रॉस्ट के प्रति हाईली ससेप्टेबल होता है, यानी कि अगर ठंडी में इसको ग्रो करते हैं, अगर ठंडी में टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि पत्तियों के ऊपर बर्फ जैसे परत चढ़ जाए, फ्रॉस्ट वाली कंडीशन, काफ़ी ठंडा टेम्परेचर हो जाए, तो ये ग्राम की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता है इसको। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो इसमें एक अवरोधी वैरायटी है जो विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। पूसा 256 BG 256 के नाम से जाना जाता है, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। C 235 एक अच्छी वैरायटी है। RS 10, इसके बाद ICCC2 एक शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है। अपर्णा, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जो ग्रेन्स रिमेन इन ग्रीन कलर, इसका जो ग्रेन होता है वो मैच्योरिटी के समय भी ग्रीन कलर का ही होता है, तो इसमें अपर्णा भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। टाइप 2 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। सुटेबल फॉर राजस्थान, राजस्थान में इसको कल्टीवेट करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो काफ़ी बार पूछी जाती हैं, जिसमें से आपका अवरोधी, ICCC, अपर्णा और टाइप 2, ये 4 वैरायटीज़ तो कतई याद कर लेना इस स्लाइड में से। उसके बाद अगर हम काबुली चने की बात करें, जो सफ़ेद वाला चना होता है, उसमें C 104, K4 और L 144, ये सब वैरायटीज़ किसकी हैं? काबुली चने की वैरायटी होती हैं।
अगर हम बात करें कि इसके सीड प्रिपरेशन की बात करें कि इसका सीड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सॉरी सीड प्रिपरेशन नहीं, सीड बेड प्रिपरेशन, यानी कि मिट्टी की कैसे प्रिपरेशन करते हैं बुआई से पहले। तो जैसे मैंने बताया रफ सीड बेड होता है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। सोइंग इसका जो होता है वो अक्टूबर में करते हैं, 2nd 4th नाइट, यानी 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के आसपास में इसकी बुआई कर देते हैं। 2nd 4th नाइट जहाँ लिखा होता है मतलब ये दूसरा पखवाड़ा होता है। एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, एक 15 दिन का, एक 15 दिन का। तो 1st 4th नाइट मतलब पहला पखवाड़ा और 2nd 4th नाइट मतलब दूसरा पखवाड़ा, दोनों 15-15 दिन का होता है। तो 2nd 4th नाइट मतलब अक्टूबर के लास्ट में, यानी 15 अक्टूबर के बाद से इसको सोइंग करते हैं। सीड रेट की बात करें तो 80 से 100 किलोग्राम इसका सीड रेट होता है। स्पेसिंग इसकी जो होती है वो 30 × 10 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग मानी जाती है। इसका जो सोइंग डेप्थ है वो काफ़ी डीप होता है, लगभग 8 सेंटीमीटर डीप होता है। इस वजह से आप याद कर लीजिएगा, इसको बहुत ज़रूरी है। इसको जब मैं यूपी कैडेट का एग्ज़ाम दे रहा था, पीजी में था, तो मुझसे ये गलत हो गया था। मैंने उसमें 4 से 5 सेंटीमीटर लगा दिया था, अभी तक मुझे याद है। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, ये काफ़ी डीप रूटेड होता है, मतलब इसकी जो सोइंग होती है काफ़ी अंदर करी जाती है, लगभग 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के आसपास में इसकी सोइंग होती है। डिलेड राइपनिंग इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ पॉड बोरर। अगर इसकी हमने सोइंग देर से की है तो सोइंग देर से करेंगे तो इसकी राइपनिंग भी, मैच्योरिटी का टाइम भी देर से आएगा। और उस समय जब मैच्योरिटी का टाइम आता है देर से, तो उसमें पॉड बोरर, जिसको हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा कहते हैं, इसी पॉड बोरर का जो ग्राम पॉड बोरर है, इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। तो ये गर्मी के समय में जब ये पक रहा होता है आपका चना, उस समय इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसी वजह से हमको ये करना चाहिए कि इसकी सोइंग पहले कर दें। लेट सोइंग करेंगे तो पॉड बोरर लगने की संभावना बढ़ जाती है। फिर उसके बाद अर्ली एंड सैलो सोन क्रॉप मोर लायबल टू डैमेज बाय बिल्ट। लेकिन अगर हम लेट करेंगे तो इसमें हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा लग जाएगा, और अगर अर्ली सोइंग करेंगे तो क्या लग जाएगा, विल्ट वाली डिजीज़ लग जाएगी। देर करेंगे तो इंसेक्ट लगेगा, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, पॉड बोरर। और अगर अर्ली सोइंग करेंगे तो अर्ली सोइंग करने से हमको विल्ट वाली डिजीज़ लग जाती है। लेकिन जो अर्ली में विल्ट डिजीज़ लगती है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर हम 8 सेंटीमीटर डीप सीड प्लांटेशन करेंगे, जो प्लांट है जो सीड है, इसकी सोइंग अगर 8 सेंटीमीटर डीप ज़मीन में करेंगे तो इससे जो विल्ट वाली प्रॉब्लम है, जर्मिनेशन के समय जो विल्ट लग जाती है डिजीज़, ये नहीं लगेगी। काफ़ी हद तक हमारी फसल जो रहेगी वो सुरक्षित रहेगी। इरिगेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्री फ्लावरिंग एंड पॉड डेवलपमेंट आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, यानी फ्लावरिंग से पहले का समय और जब इसमें दाने भर रहे होते हैं, जब सीड डेवलप हो रहा होता है, पॉड का डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो समय सबसे ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है इसके इरिगेशन के लिए। इन ग्राम नो इरिगेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के समय पर ग्राम में हम इरिगेशन नहीं देते हैं। नॉर्मली बात समझो कि जब क्रॉप में फ्लावरिंग का समय चल रहा होता है तो उस समय हमको नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए और इरिगेशन नहीं देना चाहिए। फ्लावरिंग से पहले दे सकते हैं, नॉर्मली हर क्रॉप में यही हाल होता है। नाइट्रोजन तो जरूर नहीं देना चाहिए। फ्लावरिंग के समय पर अगर आप नाइट्रोजन दे देंगे तो उसकी फ्लावरिंग जो होती है, नंबर ऑफ फ्लावर घट जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं ग्राम में, जिसमें से पहली प्रैक्टिस है निपिंग। ये सब इंटरकल्चरल प्रैक्टिस होती हैं, निपिंग एंड टपिंग। निपिंग और टपिंग क्या होती है कि जब हमारा ग्राम एक प्रॉपर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर का इसका जो ऐसे कुपट देते हैं, जैसे ऐसे मान लो ये ग्राम आपका निकल गया। अब जब हम निपिंग या टॉपिंग करेंगे तो ऊपर वाले ऐसे 2-2 पत्तियां ऊपर की हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ने के लिए आप बकरी से भी चरा सकते हैं। खेत में बकरी छोड़ देंगे तो बकरियां उसको चर लेंगी ऊपर वाला इतना पार्ट तो आपका निपिंग हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आपको हाथ से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप TIBA @75 ppm का घोल बनाकर इसको डाल सकते हैं, इससे भी निपिंग हो जाती है। नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो जब आप ऊपर वाला ऐसे पत्ती को कुपुट देते हैं, गाँव देहात में कहते हैं कि कुपुट देना, ठीक, यानी कि जैसे छोटा छोटा है तो ऊपर वाले पार्ट्स को ऐसे निकाल देना। जब इसको आप निकाल देते हैं तो बाद में क्या होगा, जब इसको आप निकाल देंगे तो जहाँ से आपने तोड़ा था यहीं से फिर ढेर सारे ब्रांच निकलेंगे, 2-3 ब्रांच निकलेगा। तो ऐसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 ब्रांच जो पहले थी वो बाद में यहाँ पर 10 to 12 ब्रांच हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से फिर से ब्रांचिंग होगी और ढेर सारे फिर से वहाँ से
डेवलप हो जाएंगे नए नए ब्रांचेज, और जितने ज़्यादा ब्रांचेज होंगे उतने ज़्यादा पॉड आएंगे, जितने ज़्यादा पॉड आएंगे उतने ज़्यादा सीड आएगा, और जितना ज़्यादा सीड आएगा उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा। समझ गए। इसकी जो निपिंग वाली प्रैक्टिस होती है वो सोइंग के लगभग 50 से 60 दिन के आसपास में करी जाती है। इसको जैसे मैंने बताया कि बकरी और भेड़ से इसको चरा देंगे, खेत में अगर भेड़ और बकरी को छोड़ देंगे तो वो कायदे से चर लेंगे इसको, और चरने से इसकी जो ऊपर वाला जो वो होता है वो निपिंग वाली प्रक्रिया आराम से हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें कभी ऐसे नहीं करना कि इसमें गाय या भैंस, क्योंकि उनका जो गाय भैंस का जो खुर होता है वो बड़ा बड़ा होता है, तो जहाँ वो रख देंगी पैर गाय भैंस वहाँ का वो पौधा ही नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो गाय भैंस चरती हैं तो आपने कभी देखा होगा, ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, तो बकरी जब चरती है तो बकरी खींचती नहीं है। अगर बकरी किसी घास को चरेगी, किसी घास को अपने मुंह में दबाएगी तो वो काट लेती है, वो खींचती नहीं है कि हाँ इसे उठा पकड़ के खींच लें। तो उस तरीके से बकरी चरती, इस वजह से वो काट लेगी तो उखड़ेगा नहीं। लेकिन गाय भैंस क्या करती हैं, वो मुंह से ऐसे जीभ से लपेट के मुंह में पकड़ती हैं दांत से, उसके बाद उसको खींच लेती हैं। तो टूटे वो, अगर टूटना होगा तो टूट जाएगा, नहीं तो जड़ से ही कहाँ उखड़ जाए। कभी आप लोगों ने भैंस और गाय को चरते हुए अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा बकरियों को, तो आप ये चीज डिफरेंस करेंगे कि जो बकरी और भेड़ होती हैं ये काट लेती हैं, इनके दांत से कट जाता है पत्ती, खींचती नहीं है। और ये क्या करती हैं, ये तोड़ लेती हैं। तोड़ना और खींचने में डिफरेंस, तोड़ना और काटने में जो डिफरेंस है, तोड़ने में खींच के तोड़ लेते हैं, तो जो भैंस और गाय जो इनके चरने का तरीका होता है ये तोड़ तोड़ के चरती है। मतलब ऐसे घास को मुंह में दबाएंगे, उसके बाद फिर खींच लेंगे मुंह से ही। तो अगर टूटना होगा तो टूट जाएगा, नहीं तो उखड़ जाएगा जड़ से। तो अगर इस तरीके से आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर जड़ से ही उखड़ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से गाय भैंस से नहीं करते हैं, भेड़ और बकरी से करते हैं। ठीक। अगर हम ईल्ड की बात करें तो ग्राम की जो ईल्ड होती है लगभग 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर इरीगेटेड फील्ड में होती है, जहाँ पर प्रॉपर मॉइस्चर होता है खेत में। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, जैसे अभी मैंने बताया, इसका जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें मैलिक एसिड जो होता है वो 95% पाया जाता है, और ये 4 to 6% के आसपास में इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ड्राई लैंड में अगर वेराइटीज़ की बात करें तो सबसे अच्छी वेराइटी ड्राई लैंड कल्टीवेशन के लिए C235 होता है। सोइंग टाइम 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच होता है। इसकी जो ग्राम का जो फ्रूट होता है उसको हम पॉड बोलते हैं, हिंदी में फली बोलते हैं। जो बीन्स होता है, पी होता है, उसकी फली को भी हम पॉड ही बोलते हैं। समझिए। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो 21% प्रोटीन होता है। विल्ट डिजीज़ काफ़ी लगती है, इसीलिए अगर आप डीप सोइंग करेंगे तो विल्ट की डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है ये आप काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की, तो इसमें फ्लावरिंग से पहले और पॉड के डेवलपमेंट के पहले, पॉड के डेवलपमेंट के समय, ये भी मैंने बता दिया था कि प्री फ्लावरिंग और पॉड डेवलपमेंट स्टेज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर द इरिगेशन। हर्बिसाइड जो हम यूज करते हैं वो बेसालिन 1 किलोग्राम सोइंग से पहले अगर आप इसमें हर्बिसाइड डाल देंगे तो आपकी जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फील्ड प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करते नहीं, और बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे नहीं, सही से फील्ड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो बहुत ढेर सारे खरपतवार रहेंगे, जिससे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा इसके जर्मिनेशन और ग्रोथ पर। और अगर आप ज़्यादा कल्टीवेशन कर देंगे, ज़्यादा सीड बेड को प्रिपेयर कर देंगे, तो आपका जो क्लॉडी नेचर है वो घट जाएगा, यानी ढेला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तब भी घाटा। तो इसी वजह से बुआई से पहले इसके अंदर बेसालिन नाम का जो हर्बिसाइड होता है उसको अप्लाई कर देते हैं, जिससे जो खरपतवार है वो ख़त्म हो जाए। तो ये आपका रहा ग्राम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। खांसी आ रही है, मेरा तबीयत कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कंटिन्यू रोज़ एक वीडियो कम से कम मिलता रहे, इसलिए मैं दे रहा हूँ। खांसी से जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।